मोदियों का हाल यह है कि मोदी को हराने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों तक के सामने लमलेट हो जाने को तैयार है। मतलब गजब ही कर रखा है इन लोगों ने भाई। चुनाव में इस वक्त दो मुद्दे छाए हुए हैं। एक मुद्दा है कि महाराष्ट्र में प्लानिंग करके मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग कैसे हो रही है या करवाने का प्रयास हो रहा है। दूसरा मुद्दा है कि झारखंड में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ। और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसमें इंडी गठबंधन बुरी तरह से फंसा हुआ है। मोदी इन दोनों ही मुद्दों पर इंडी गठबंधन को ठोक भी रहे हैं और देश में घुसपैठ कराने वालों को उनकी एजेंसियां ठोक रही। नरेंद्र मोदी तो अब चुनावी मंच से खुली चुनौतियां तक दे रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जवाब देते नहीं बन रहा। और जवाब दे भी तो कैसे, जब इंडी गठबंधन ने काम ही ऐसे किए हैं। इंडी गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी की इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि उनकी सरकार के रहते हुए झारखंड में घुसपैठिए कैसे बढ़ गए भाई। उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। उल्टे इंडी गठबंधन तो झारखंड में घुसपैठियों को सिलेंडर बांटने की बातें कर रहा है कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर बांट दिए जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरी बात, इंडी गठबंधन के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि महाराष्ट्र में कैसे एक तरफा वोटिंग का खेल चल रहा है। पर्दे के पीछे कौन लोग लगे हैं जो मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसे बीजेपी जबरदस्त तरीके से उठा रही है। मतलब एक तरफ हिंदुओं को जोड़ो और दूसरी तरफ देश को बताओ कि देखो ये लोग मोदी को हराने के नाम पर घुसपैठियों के साथ भी जाने को तैयार है। एक तरफा वोटिंग के लिए स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता इस बात पर जोर दे रहा है। जैसे झारखंड में अवैध घुसपैठ पर पीएम मोदी बोल चुके हैं कि झारखंड में रोटी बेटी और माटी को बचाएंगे। पहले आप एक बार सुनिए पीएम मोदी ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को कैसे बड़ी प्रमुखता से उठाया। फिर बताऊंगा कि कैसे इस मामले में घिरने के बावजूद इंडी गठबंधन की अवैध घुसपैठियों से मोहब्बत ही कम नहीं हो रही भाई। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में रोटी बेटी माटी बचाने का नारा दिया और यह नारा गजब का हिट है। इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया कि बांग्लादेश से रोहिंग्याज कैसे झारखंड में आकर बस रहे हैं और इसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी बदल रही और ये घुसपैठिए आकर आदिवासियों की जमीन, उनका हक छीन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पर लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में सरकार बनते ही एक एक करके घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और आदिवासियों की जो जमीन हड़पी गई है उसे वापस दिलाएंगे। यानी मोदी शाह सब मिलकर यह कह रहे हैं कि इस देश में चाहे झारखंड हो चाहे कोई और जगह हो, वहां घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे बॉस। अमित शाह को भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इसी तरह से महाराष्ट्र में कैसे मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। पहले अमित शाह को सुनिए। जो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी कान खोलकर सुन लो। हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है
वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। झारखंड में अवैध घुसपैठ का मुद्दा हावी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी वोट जिहाद का मुद्दा उठा रही। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा इंडी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। इसे ही बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही और इसे काउंटर करने के लिए हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है। सुनिए वोट जिहाद का जो नाम बीजेपी दे रही है उस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। महाराष्ट्र में एक तरफा वोटिंग का मुद्दा हो या फिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, दोनों मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं, वो तो हल्के में ले रही है इसको। इंडी गठबंधन का अप्रोच किस तरह से नॉन सीरियस है उसे आप इस बात से समझिए कि झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है भाई। झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि झारखंड में उनकी सरकार बनी तो घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। एक बार सुनिए गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस की इस बात पर महाराष्ट्र से जवाब दिया और यह मामला सिर्फ झारखंड का नहीं महाराष्ट्र में भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप कि घुसपैठिया भी नहीं देखेंगे, 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, बस हमारी सरकार बनने दो। वो सरकार से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। और कम से कम इसी बहाने आप मान तो रहे हो ना कि झारखंड में घुसपैठिए हैं, इसका मतलब तभी आप कह रहे हो ना कि घुसपैठिया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, हम नहीं देखेंगे, सबको सिलेंडर दे देंगे, बस हमारी सरकार बनवा दो। मान रहे हो इसका मतलब झारखंड में घुसपैठिए हैं? पीएम मोदी, अमित शाह इसका मतलब गलत नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान से बात साफ हो गई कि कांग्रेस घुसपैठियों पर कितनी मेहरबान। बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है कि झारखंड में इंडी गठबंधन आदिवासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे रही है। इसी मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से कांग्रेस को घेरा। पीएम ने पूछा कि जो लोग घुसपैठिए की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए? एक बार सुनिए महाराष्ट्र के रायगढ़ से पीएम ने क्या कहा। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? देखिए बात यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह कहने को कहा जाता है कि हिंदुओं से कहा जा रहा है, लेकिन यह देश के लिए बॉस, कि देश एकजुट रहेगा तभी तो बाहरियों से बचेगा। यहां अपने लोगों को चीजें दी जाएंगी कि बाहर वालों को दी जाएंगी? आप सोचिए, बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से बसे लोग वोट नहीं डाल सकते, इसके बावजूद कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को सिलेंडर देने में भी भेदभाव नहीं होगा। यानी दाल में कुछ तो काला है। उनको भी पता है कि घुसपैठिए हैं, इसका मतलब। दरअसल बीजेपी का आरोप ही यही है कि इंडी गठबंधन झारखंड में अवैध तरीके से घुसपैठियों को बसा रहा है या बसने दे रहा है। इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना रहा है और इसके लिए घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड तक बनाया जा रहा है। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैसे ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड डाली और भारत में बसने वाले अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। ईडी को इस रेड में बिल्कुल असली दिखने वाला फर्जी आधार कार्ड तक मिला था। इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर ही अवैध घुसपैठिए फर्जी वोटर आईडी भी बना सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। यह सब खेल चल रहा है देश में।
ये कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है बॉस, और ये कोई छोटा मुद्दा भी नहीं है। ये झारखंड चुनाव तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए ईडी पूरे घुसपैठ सिंडिकेट की जांच कर रही है। ईडी ने जिस मामले में छापेमारी की है वो अवैध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने इसमें 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को पकड़ा है। ये सभी आरोपी बांग्लादेश से भारत में अवैध मानव तस्करी में शामिल थे। अवैध घुसपैठ के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इसकी फंडिंग की जड़ों को तलाश रही है। ईडी का आरोप है कि घुसपैठ के सिंडिकेट में शामिल लोग चोरी छिपे अवैध बांग्लादेशियों को भारत लाते हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिक बनाते हैं और यहीं बसा देते हैं। इस नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश से लड़कियों को भारत लाया जाता है और उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। ईडी को रेड में वो डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें देह व्यापार का रैकेट चलाने के लिए पैसों के लेन देन का भी जिक्र है। और यह सब तो वो मामला है जो अभी सामने आया है, जिस पर सितंबर में ईडी जांच शुरू कर चुकी है। घुसपैठियों का ऐसा पूरा नेटवर्क कहा जा रहा कि कई जगह फैला होगा जिसे खत्म करने की जरूरत है। इसलिए झारखंड में बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर इस पर वोट मांग रही है कि अगर यह रोकना है तो जिनके राज में यह हो रहा है उनको भी कुर्सी तक पहुंचने से रोकना होगा। झारखंड के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी भी घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। सीएम योगी को भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा है क्या और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए जो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी घुसपैठियों पर मेहरबान हो रहे हैं, उस पर पीएम मोदी और सीएम योगी के अटैक से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। बीजेपी का पूरा कैंपेन इस मुद्दे पर टिका है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठ की वजह से झारखंड में आदिवासी इलाके संथल परगना और कोल्हल रीजन में डेमोग्राफी तक बदल रही है। बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहां की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फायदों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम पर जमीन हड़प ले रहे हैं। बीजेपी यह कह चुकी है कि घुसपैठिए जो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं उनके बच्चों को कोई आदिवासी अधिकार नहीं देंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि झारखंड में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्या घटकर आधी रह गई है। पीएम मोदी आरोप लगा चुके हैं कि झारखंड की जेएमएम सरकार घुसपैठियों को भारत का परमानेंट नागरिक बना रही है। अमित शाह भी यह ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी की सरकार बनते ही इस मुद्दे पर कमेटी बनवाएंगे और अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर करेंगे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा हावी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट जिहाद को मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगा चुके हैं कि महाराष्ट्र के मालेगांव में वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ की फंडिंग हुई है। इस बीच मालेगांव के एक व्यापारी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने छापेमारी की। महाराष्ट्र और गुजरात में कई लोकेशन पर छापेमारी हुई है। ईडी ने बताया कि मालेगांव में एक व्यापारी पर आरोप है कि उसने दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट का मिसयूज किया और उसके जरिए 100 करोड़ का लेन देन किया। ईडी ने मालेगांव, नासिक और मुंबई में 23 जगहों पर छापे मारे। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में भी रेड पड़ी है। ईडी का यह एक्शन मालेगांव पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुआ, जिसमें एक लोकल ट्रेडर सिराज अहमद को आरोपी बनाया गया। सिराज पर आरोप है कि उसने अपने कुछ जानने वालों के केवाईसी डिटेल लेकर बैंक अकाउंट खुलवाए। इन बैंक अकाउंट्स में 2500 ट्रांजैक्शंस के जरिए ईडी को 100 करोड़ की लेन देन का पता चला। ईडी ये जांच कर रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए होना था क्या। जब ईडी की रेड हुई तो किरीट सोमैया का दावा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सही साबित हो रहे हैं। मालेगांव में जो आरोप लगा रही है बीजेपी की वोट जिहाद हुआ, उसके लिए उनका कहना है कि करोड़ों की फंडिंग हुई और किरीट सोमैया का आरोप है कि वोट खरीदने के लिए वोटरों के बीच पैसे बांटे गए। सुनिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। कल मैंने मालेगांव में बैंक अधिकारी, पुलिस, कंप्लेनेंट
सबसे चर्चा की। सिराज मोहम्मद ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक मर्चेंट बैंक में 24 बेनामी अकाउंट खोले। लगभग देश भर के 200 बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ और कड़क कार्रवाई और अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक मुद्दा जाति की घातक राजनीति के खिलाफ हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी, जिसके लिए पीएम मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं लोगों से ये एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुओं को एकजुट करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। इसलिए यहां एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे की गूंज मची। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ नई सरकार चुनने का नहीं है, यह चुनाव एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। सुनिए पीएम मोदी को, फिर पीएम मोदी का आज का एक और शानदार वीडियो दिखाता हूं। महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल नई सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने का सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी, इसी कांग्रेस पार्टी को, अगाड़ी वालों को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को परखने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। उनकी आखिरी रैली मुंबई में हुई, जहां पीएम मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में उनकी आखिरी जनसभा है। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। महाराष्ट्र का आशीर्वाद महायुति के साथ है। मुंबई से पहले पीएम मोदी ने पनवेल में भी रैली की। पनवेल में प्रचार के दौरान पीएम मोदी इस्कॉन मंदिर गए, जहां भजन कीर्तन के साथ उनका स्वागत हुआ। जरा ये वीडियो देखिए। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी बेहद अग्रेसिव स्टाइल में कैंपेनिंग कर रही है। पीएम मोदी और बीजेपी का एकदम क्लियर फंडा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी इतना अग्रेसिव इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है और ओवैसी के टारगेट पर मुसलमान वोटर ही हैं, जिसके लिए ओवैसी खुलकर बात करते हैं। मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले भाषण का भी जिक्र कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तब कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। अब सुनिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी इसी 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान दरअसल ओवैसी को चुनाव आयोग का नोटिस मिला।
ओवैसी सोलापुर में प्रचार कर रहे थे, तभी मंच पर ही पुलिस ने ओवैसी को नोटिस थमा दिया। नोटिस में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई थी। नोटिस मिलने के बाद ही ओवैसी ने 15 मिनट वाले भाषण की याद दिला दी। ओवैसी ने यह भी कहा कि इस तरह का नोटिस पीएम मोदी को क्यों नहीं मिलता। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए, ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। यानी अब महबूबा की भी एंट्री हो गई। दरअसल लाइटर नोट पर ओवैसी चुनाव आयोग को महबूबा कह रहे हैं कि भाई वहां से नोटिस आ रहा है, कह रहे मैं दामाद हूं, मुझे ही मिलता है नोटिस, मोदी जी को तो नहीं मिलता। तो खैर ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव भी गर्मा गया है।